जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject non-economics. My name is Sartaj. ये स्टूडेंट, जैसे कि आप पता है हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग को हमने मौजू गुफ्तगू बनाया है। आज अल्लाह करम और फजल से हमने इकनॉमिक्स को गुफ्तगू बनाई है इस लेक्चर के अंदर। इसके अंदर हमने आईकॉम के पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो बुक है उसका 3rd यूनिट को हमने डिस्कस करना है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। आज हम डिमांड की पहला लेक्चर हमने बताया आपको रिकॉर्ड किया था, इसके अंदर डेफिनेशन थी, मीनिंग था, अजम्पशन थी और साथ में टेबल और डायग्राम थी। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपके पास स्लोप करेंगे, रीज़न करेंगे और उसके अलावा आपके पास लिमिटेशन को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। अगर हम चलते हैं, सबसे पहले पहला टॉपिक है वाई द डिमांड कर्व इज़ नेगेटिव स्लोप, कि क्यों नेगेटिव स्लोप होती है डिमांड की। ठीक है, तो अगर मैं पहले डिमांड को देख लूँ फिर मैं इस टॉपिक पे आऊँ। हमने पढ़ा था कि डिमांड यानी कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड में क्या होगा, इजाफा हो गया। यानी कि इसमें रिलेशन जो है वो फंडामेंटल रिलेशन है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ कम होएगी, एक चीज़ कम होएगी एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। इसमें कौन सा रिलेशन, फंडामेंटल रिलेशन है, तो इसमें नेगेटिव स्लोप पाया जाता है। जैसे कि डायग्राम में लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, ये स्लोप बना रहा हूँ, ये आपके पास क्वांटिटी है या आपके प्राइस है, तो उसका जो डिमांड स्लोप होता है ना वो ऐसे जाता है। ठीक है जी, तो डिमांड स्लोप क्या होगा, उसका डाउनवर्ड चला गया। ठीक है, तो ये सप्लाई की हमने डिस्कस कर ली लास्ट टाइम, जो हमने बताया था वो आज बता दी। और आज जो हम बताएंगे लिमिटेशन के अंदर वो थोड़ा इसमें फ़र्क होगा। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि हमने आज क्या डिस्कस करना है। हमने यहाँ डिस्कस करना है वाई द डिमांड का क्यों नेगेटिव स्लोप होता है, क्यों नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता है। इसको हम मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे। पहला जो पॉइंट है एंट्री ऑफ न्यू बायर। ठीक है, प्राइस इफेक्ट। जब मार्केट के अंदर कोई नया बंदा आता है, कोई नया पर्सन आता है, मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की कीमत में कमी आई, तो एक नया सारिफ मार्केट में आया, तो उसने जो चीज़ की कीमत में कमी है वो उस चीज़ की कीमत में पहले इजाफा था, वो चीज़ पहले महंगी थी। तो जब वो पहले महंगी था वो उसको इसलिए नहीं खरीदता था क्योंकि ये उसकी परचेजिंग पावर से अप थी, यानी कि वो उसको ख़रीद नहीं सकता था, उसके पास इतना वसाइल नहीं थी। जब उसकी कीमत में कमी आ गई तो उसको वो ख़रीदना शुरू कर दी, यानी कि उसकी जो डिमांड है उसमें कमी, यानी कि उसकी डिमांड जो है शेयर की में इजाफा हो गया, क्योंकि पहले वो ख़रीद नहीं पाता था क्योंकि प्राइस ज़्यादा थी, अब वो ख़रीद पा रहा है क्योंकि प्राइस कम है, तो उसकी डिमांड में इजाफा हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं जो उसका नेगेटिव स्लोप है वो अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट, यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है, दाएं और बाएं हरकत कर सकता है, मूव कर सकता है, यानी कि अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट वो मूव करता है इनका कर्व। आगे चलते हैं। सेकंड है इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट भी होती है जिसकी वजह से ये आपकी जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव यो डाउनवर्ड स्लोप उसका आता है। जैसे कि मैं डायग्राम के अंदर बताई, जब किसी चीज़ की कीमत में कमी आती है, तो जब किसी चीज़ की कीमत में कमी आती है तो सारिफ की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है, और जब किसी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है तो सारिफ की क़ुव्वत ख़रीद होती है, परचेजिंग पावर होती है, वो क्या होती है, कम होना शुरू होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि चीज़ की कीमत कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड कम होती है, ठीक है, तो प्राइस क्या होती है उसकी, यानी परचेजिंग पावर ज़्यादा होना शुरू होती है। ये था इसका दूसरा पॉइंट। अगर तीसरा पॉइंट करूँ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बताऊं कि जब कोई शय को इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत में इजाफा हो जाए। ठीक है, जब कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कीमत में इजाफा हो जाए, तो उसके मुतबादिल, उसके नेम बदल पे कोई और चीज़ हम यूज़ कर लें। सपोज मैं अगर मिसाल दूं, कोक है और स्प्राइट है, तो कोक की कीमत में इजाफा हो गया, पहले 90 की थी अब 100 रुपीज़ की होगी। मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो अब क्या करोगे, कोक अगर 100 की होगी तो आप उसको लेना कम कर दोगे, आपको यार इसको मैं नहीं परचेज करता, मैं स्प्राइट ले लेता हूँ। यानी कि इसके मुतबादिल आपके पास चीज़ होगी जिसके ज़रिए आपकी वो डिमांड है वो नहीं बढ़ेगी, वो किसी दूसरी चीज़ की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो प्राइस की इजाफा भी हो गया मगर उसके मुतबादिल वो चीज़ आपको मिल रही है तो वो क्या होगा, उसमें कमी। अगर एक थोड़ी सी मिसाल दे दूँ कि कैल्शियम की गोली होती है, तो उसमें भी आप इस मिसाल दे सकते हैं कि वो जो साँचे हैं वो सस्ते हैं, और जो गोली है कैल्शियम की उसकी जो प्राइस है वो अप है। अगर वो 180 है तो उसकी जो साँचे है वो 85 या 90 के होंगे। तो इसमें
जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि उसकी प्राइस बढ़ रही है टैबलेट की, कैल्शियम की गोली की, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको परचेज़ करना कम कर देंगे। हम कहेंगे यार इसको हम परचेज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कीमत बढ़ रही है, तो उसके मुतबादिल हमारे पास आशे आ जाएंगे तो हम उसको परचेज़ करना शुरू कर देंगे। उम्मीद है मेरी ये गुफ्तगू आपको समझ ज़रूर आई होगी। ओके जी, आगे जी रीज़न इंक्रीज़, यानी कि हमने रीज़न बतानी है क्या इंक्रीज़ होती है प्राइस। जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डिक्रीज़ इन डिमांड, तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज़ क्यों होती है। फिर समझ लें रीज़न बतानी है, वजह क्या है, वजूहात क्या है जब प्राइस बढ़ती है, ठीक है, और डिमांड क्यों कम होती है, इसकी वजह बतानी है। ठीक है जी, अगर इसकी वजह हम देखें कि जब कीमत में कमी की वजह से तो सारिफ की इशिया को ख़रीदने की जो क़ुव्वत होती है वो कम हो जाती है। अब देखें ना जब प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, जब प्राइस बढ़ेगी उसकी इतनी पावर नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, इतनी उसकी इनकम नहीं है, तो डेफिनेट है उसकी क़ुव्वत ख़रीद होगी, जो परचेजिंग पावर होती है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके पास इतनी इनकम नहीं है वो घर के अखराजात पूरे करे या वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करे। तो इसलिए क्या करते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात को कम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये बता दूं कि एक शख्स है पूरा मंथ मेहनत करता है, तो उसको ड्यूरिंग द मंथ उसका तो ख्याल आता है यार मैंने एक सेल फ़ोन लेना है, और जितने का मेरी सैलरी है और इतने का ही वो क्या नाम है सेल फ़ोन है, तो वो पहले उसके हाँ यार मैं ज़रूरत है मैं ले लेता हूँ। जब उसके पास सैलरी आएगी, उसकी मुट्ठी में सैलरी आएगी, तो वो सैलरी को उस एक कमोडिटी पर कभी कंज्यूम नहीं करेगा, कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसने पूरे जो 30 दिन है बड़ी एफर्ट की होती है, सुबह से लेकर शाम तक उस बिज़नेस वो काम कर रहा होता है, तो वो ऐसा नहीं करेगा यार मैं इतनी एक ही दिन में एक ही चीज़ पे अपना पैसा खर्च कर दूँ, मैंने कितनी मेहनत से कमाया हुआ। तो वो ये कहते हैं जब प्राइस के इजाफा होने से उसकी जो क़ुव्वत पावर होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। फिर अगर दूसरा देता है कीमत खरीद, जब कीमत बढ़ने पर सारिफ की क़ुव्वत खरीद के यानी परचेजिंग पावर क्या होती है, कम होती है, जिसके मुतबादिल उसकी जो हकीकी आमदनी होती है या फिर उसकी जो रियल इनकम होती है उसमें भी कमी आना शुरू हो जाती है। तो तब भी ये इस वजह से क्या होता है, रीज़न यही रीज़न है कि इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन डिमांड। अगर तीसरा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं, जब कीमत ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। पहली बात है जब कीमत जिसकी हुई है वो तो चीज़ें महंगी होती है, कीमत ज़्यादा हो जाती है किसी चीज़ की, तो उसकी क्या होती है, वो महंगी होना शुरू हो जाती है मार्केट के अंदर। इसकी वजह से ली है तो इसकी जगह के मुतबादिल चीज़ें आनी चाहिए, रिप्लेस होना चाहिए। एक फ़ोन है तो इतने का आ रहा है तो उसके मुतबादिल एक और सेल फ़ोन आना चाहिए मार्केट के अंदर कि वही फीचर वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके भी अंदर होना चाहिए और वो कीमत उससे कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दूसरी कीमत से। तो ये चीज़ें अगर चीज़ें होंगी तो फिर ये क्या होगा, डिमांड की प्राइस क्या होगी, अप हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। उम्मीद है मेरी भी गुफ्तगू आपकी समातों ने अंडरस्टैंड ज़रूर की होगी। तो आगे चलते हैं, एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड। आपने लिमिटेशन बतानी है, एक्सेप्शन बतानी है कि लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन क्या है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने डिमांड में पढ़ा था कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, डिमांड के बढ़ने से प्राइस ज़ाहिर बात है कम हो जाती है। एक चीज़ बढ़ती है और एक चीज़ कम होती है, बट लिमिटेशन के अंदर ऐसा नहीं है। लिमिटेशन के अंदर ऐसा है अगर प्राइस अप हो रही है तो डिमांड भी अप होगी, अगर डिमांड डिक्रीज़ हो रही है तो प्राइस भी डिक्रीज़ होगी। इस पर इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं। सपोज मैं कैसे बताता हूँ, तो ये प्राइस आपके पास अगर वो डिक्रीज़ हो रही है तो क्या होगा, आपके पास प्राइस और डिमांड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज। अगर प्राइस आपके पास डिक्रीज़ हो रही है तो डिमांड क्या होगी आपके पास, वो भी डिक्रीज़ होगी। अब इसकी जो है इस्लाम में उल्ट हो जाएगा कि इसमें इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा कि जब डिमांड बढ़ती थी तो प्राइस कम होती थी, जब प्राइस बढ़ती थी डिमांड कम होती है। बट इसमें उल्ट हो गया कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, डन। जब प्राइस कम होएगी तो प्राइस डिमांड भी कम होना शुरू हो जाएगी। अगर इसकी पहला टॉपिक मैं डिस्कस कर दूं, पहला पॉइंट मैं जो लिखा है वाइट बोर्ड के ऊपर, गिफ्ट एंड गुड्स, ठीक है। गिफ्ट एंड गुड्स अमेरिका के इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, गिफ्ट एंड गुड्स उन्होंने बतलाया कि ये जो डिमांड के बढ़ने से प्राइस भी बढ़ती है, डिमांड के कम होने से प्राइस भी कम होती है। तो उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर उन्होंने ये मिसाल दी कि गंदम है, ठीक है, गंदम में आपके पास
गंदम को आप यूज़ करते हो, हर इंसान गंदम खाता है। इसके मुकाबले में जो मैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की खाना, जौ की रोटी खाया करते थे, आया हदीस मुबारक में भी आती है, तो सुना भी है हमने कि वो जौ की रोटी पसंद किया करता। अगर मैं मिसाल सिर्फ इसमें कोट कर दूँ समझाने के लिए कि जो गंदम है, गंदम की कीमत, जो गंदम आप परचेज़ करते हो ज़्यादा मिकदार में करते हो एज़ कम्पेयर टू जो इतनी आप परचेज़ नहीं करते गंदम की कीमत, तो अगर जो की कीमत है वो आपके पास कांस्टेंट रहे और आप ज़्यादा मिकदार में क्या इस्तेमाल करें गंदम, यानी कि जौ की कीमत भी आपकी अप ना हो एंड डाउन ना हो, और जौ की कीमत में भी कोई कमी इजाफा हो या कमी ना हो, तो दोनों की चीज़ों में क्या होगा, इजाफा होता चल जाएगा। तो इसमें जो ला होगा, वो डिमांड होगा या सप्लाई होगा, वो अप एंड डाउन नहीं होगा, क्योंकि जो लोग कम परचेज़ कर लेंगे और ज़्यादा परचेज़ गंदम की तरफ चल जाएंगे, फिर डिमांड आपस में क्या होगी, इक्वल होना शुरू हो जाएगी। ये एक मिसाल है। अगर इस तरफ जाऊँ, दूसरा पॉइंट है द मोस्ट प्रीवियस गुड्स, ऐसी चीज़ें जो बहुत कीमती हों, जो बहुत नायाब हों, तो ऐसी चीज़ों पे भी ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपके पास हीरे जवाहरात हैं, ठीक है, बहुत ही ब्रांडेड चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। जब ब्रांडेड चीज़ें आप परचेज़ करते हो तो वो नायाब होती, हर इंसान वो परचेज़ नहीं करता। आप परचेज़ करोगे अपने आप को एक खूबसूरत और एक अच्छा दिखने के लिए, एक हैंडसम अमाउंट आप उसके लिए पे करोगे, क्योंकि आपने लोगों के अंदर मुनफरिद नज़र आना है, ठीक है। आपकी होगा कि इसने ब्रांडेड का सूट पहना हुआ है, जूता पहना हुआ है, इसने घड़ी अच्छी पहनी हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या, जब ये चीज़ें होएंगी तो तब भी ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। यानी बात है, इसलिए नहीं होगा कि उसके पास परचेजिंग पावर इतनी होगी, इतनी इसकी आमदनी होगी कि उस चीज़ को वो ख़रीद पाएगा। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी डिमांड में इजाफा आ गया तो वो लोगों को देखेगा तो ख़ुद भी ले लेगा, क्योंकि उसके प्राइस में भी इजाफा है। तो डिमांड भी बढ़ रही है तो प्राइस भी इसमें इजाफा हो रहा है, प्राइस की कमी हो रही है तो डिमांड में भी कमी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तब ये जो चीज़ें हों तो तब भी ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर तीसरा दिखा स्केयर गुड्स, ये ऐसी चीज़ है जो बहुत नायाब हो, ठीक है, वो हर कोई इसको परचेज ना करे, ठीक है। पहले वाली कीमती थी वो भी नायाब कह सकते हैं, इसमें भी नायाबी की दौर है कि आपके पास नायाब चीज़ें हैं, जो आप ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं या कोई आप ऐसी चीज़ें ले लेते हो जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो आप एक अच्छा और खूबसूरत दिखने के लिए उसको परचेज़ करना शुरू कर देते हो। तो वो भी चीज़ें क्या होती है, जब भी लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि आपके पास परचेजिंग पावर भी होती है और आप उसको ख़रीद भी सकते हैं, तो तब यानी कि प्राइस भी इजाफा और डिमांड में भी इजाफा होगा, तब भी ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा डिमांड के एज़ कम्पेयर डिमांड। ओके जी, आ गया जी एमरजेंसी है कि नागानी या हंगामी हालात के अंदर ये लॉ भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है जी। कैसे नहीं होता कि आपको पता है कि मुल्क के अंदर हंगामी हालात आ रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस आपके सामने हर मुल्क के अंदर था, पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना वायरस की बड़ी लहर देखी गई और सुनी हमने। तो इसके अंदर ये स्टूडेंट क्या था कि सैनिटाइज़र है, मास्क है, तो इनकी क्या डिमांड में इजाफा, लोगों ने पहले से परचेज़ करना शुरू कर दी। अगर उनको पता चल गया कि यार अब हम ये परचेज़ ना की, कल को ये नायाब हो जाने हैं, ठीक है, ये बड़े महंगे हो जाने हैं, तो हमें महंगे दाम खरीदना पड़ेंगे, तो पहले से उन्होंने ले ली। वो अब तक एक्सपेंसिव ही क्यों ना है भैया, उनको महंगी ही क्यों ना मिल रही हो, तो उसकी डिमांड में भी इजाफा होगा, उसके लोग परचेजिंग पावर में भी आ गया कि यार हमने ये अब परचेज़ करनी है क्योंकि हमारी ये नीड है। तो तब ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, तो तब भी ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। लास्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट हमारे पास, इग्नोरेंस एंड क्लियरनेस। तो आप क्या करते हो, ऐसा बंदा जो लापरवाह हो और काहली हो, मार्केट के अंदर ऐसा बंदा हो जिसको किसी के बारे के अवेयरनेस ही ना हो, उसके बारे में पता ही ना हो कि ये क्या चीज़ है, उसके लिए इग्नोरेंस है या क्लियरनेस है, उसको किसी बारे में पता ना हो कि कीमत में कमी आ रही है या कीमत में इजाफा हो रहा है, तो उसको परचेज़ कर लेगा, यानी कि वो महंगी चीज़ों को परचेज़ कर लेगा, उसको परचेजिंग पावर है, डिमांड में भी इजाफा है, प्राइस में भी इजाफा है। अगर वो महंगी चीज़ है, सस्ती चीज़ है, उसको महंगी ले लेगा, फिर भी उसको ये जो लॉ है, वो लॉ डिमांड है, वो भी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, यानी कि उसके मार्केट का कोई हाव ना हो, तो तब भी ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो हमें आपको स्लो बता दी थी, जब भी आपने लिमिटेशन की देखनी है, जब भी आपने लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देखनी है, तो उसकी जो कर्व होगी वो आपकी इस तरफ लॉ ऑफ कर्व होगी, ऊपर की तरफ जो डिमांड होगी वो आपकी डाउनवर्ड होगी, और ये ऊपर की तरफ आपकी डिमांड होगी। कब होगी, जब आपके पास
ला होगा लिमिटेशन या एक्सपेक्शन ऑफ ला ऑफ डिमांड। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने बता दिया ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से यानी कि ये प्राइस भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, यहाँ भी प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, यानी कि प्राइस के बढ़ने से, डिमांड के बढ़ने से जो स्लोप बनता है लिमिटेशन ऑफ ला ऑफ डिमांड का, वो ये है, आपके सामने है। ठीक है जी, उम्मीद है डियर स्टूडेंट मेरी गुफ्तगू, मेरा अंदाज़ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।